औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं 10th क्लास के फिज़िक्स के लेक्चर के साथ, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। और इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे वेव्स को और वेव्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ को और टाइप्स ऑफ वेव्स को। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पहले हिस्से से, विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। स्टूडेंट्स, आज का मेन आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, जब आप 9th क्लास में थे तो आपने टाइप्स ऑफ मोशन में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एक टाइप पढ़ी थी मोशन की, वो थी वाइब्रेटरी मोशन। स्टूडेंट्स, जब हम वाइब्रेटरी मोशन को डिफाइन करते हैं तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से करते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जब एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती है तो स्टूडेंट्स हम उसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, हमने सीसा की एग्जांपल ली थी, हमने स्विंग की एग्जांपल ली थी, वो दोनों कौन सी मोशन थी हमारे पास? वाइब्रेटरी मोशन। स्टूडेंट्स, जब हम 10th क्लास में आते हैं तो याद रखें, इस वाइब्रेटरी मोशन को हम एक नया नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स अगेन ऑसिलेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं या जिक्र करूं ऑसिलेटरी मोशन का, तो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन बिल्कुल एक तरह की मोशन है, जिनको हम सिर्फ डिफरेंट नेम देते हैं। बट ये है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। अगेन, जब एक बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ करती है अपनी मीन पोजीशन के गिर्द, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। स्टूडेंट्स, ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल काइंड होती है जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इस ऑसिलेटरी मोशन की इस स्पेशल टाइप को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, और उसके बाद हम इसकी 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज when a net force is directly proportional to displacement from the mean position and it is always directed towards the mean position। स्टूडेंट्स, जब आप नेट फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर और वो बॉडी उस नेट फोर्स की सिमत में डिस्प्लेसमेंट को तय करती है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपनी मेन पोजीशन की तरफ होता है, तो वो बॉडी बेसिकली क्या कहलाती है कि वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। स्टूडेंट्स, एक बात जहन में रखें, बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, इसका मतलब है आपके जहन में फ़ौरन एक कंसेप्ट आना चाहिए है, वो ये कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर रही है। स्टूडेंट्स, बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहली एग्जांपल को अगर आप यहाँ पे देखें, वो है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बॉल एंड बॉल सिस्टम को, और उससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम को। स्टूडेंट्स, इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम इस बात को प्रूव करेंगे कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, यानी कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी सबसे पहली एग्जांपल, जिसका नाम है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल को समझने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ताकि हम इस डायग्राम से इस आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है। हमारे पास एक मास हमने लिया है जिसको हमने नाम दिया है m का, और उस मास को हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है, और स्प्रिंग का एक एंड हमने फिक्स कर दिया है और एक एंड से हमने मास को अटैच कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, जब हमने मास में रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करनी है, या जब हमने मास को मूव करवाना है उसकी मीन पोजीशन से आगे या मीन पोजीशन से पीछे, तो स्टूडेंट्स हमने इस चीज़ को देखना है कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। स्टूडेंट्स, अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये बॉडी की मीन पोजीशन है O,
और यहाँ पे बॉडी पे लगने वाली टोटल नेट फोर्स किसके इक्वल है? 0 के। टोटल नेट फोर्स यहाँ पे 0 के इक्वल इसलिए है चूंकि यहाँ पे बॉडी किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। जब यहाँ पे ये बॉडी, ये मैस रेस्ट पोजीशन पे है, लिहाजा इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्स किसके इक्वल है? 0 के। लिहाजा F किसके इक्वल होगा? यहाँ पे 0 के। सो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बॉडी को, इस मैस को पकड़ूंगा और इस मैस को पकड़ के मैं मूव करवाऊंगा टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन A, तो आप गौर करेंगे तो बॉडी कहाँ पे आ जाएगी? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन A की तरफ। अब स्टूडेंट्स, बॉडी ने O से A की तरफ आते हुए कवर किया है डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, जब बॉडी O से A की तरफ आते हुए डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन A पे आ गई है। अब स्टूडेंट, जैसे ही इस मैस को मैं यहाँ से रिलीज करूंगा तो अब गौर करें फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन विच इज पोजीशन O। स्टूडेंट्स, बॉडी यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी। जैसे ही मैंने बॉडी को रिलीज किया है, बॉडी जाएगी अपनी अपनी मीन पोजीशन O की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले हुक्स लॉ को अप्लाई करूँ तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -x के। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले माइनस के साइन को इग्नोर करें तो आप ये देखें F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है और उसी मुनासिबत से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो, या अगर एक चीज़ कम हो रही है और उसी मुनासिबत से दूसरी चीज़ भी कम हो रही हो, तो बेसिकली उस रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे गौर करें, मैं इस मैस पे जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा बॉडी उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगी। मैंने इसको एक्सटेंशन प्रोवाइड की, फोर्स लगाई, यहाँ से बॉडी यहाँ पे मूव कर गई, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ये है। अगर मैं इस पे ज़्यादा फोर्स लगाता बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज़्यादा होता। सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के, यानी कि मैं बॉडी पे जितनी फोर्स लगाऊंगा बॉडी में पैदा होने वाला डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये रेज होता है यहाँ पे कि ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने ये मैस लिया, इस मैस पे मैंने फोर्स लगाई, बॉडी यहाँ पे आ गई। जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया तो डिस्प्लेसमेंट वो ऑपोजिट सिमत में कवर करेगा, यानी कि बॉडी अपनी दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगी। जब स्टूडेंट्स बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगी तो ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है बॉडी हमेशा उसके ऑपोजिट सिमत में मूव करेगी, क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये पढ़ा है कि बॉडी ने हमेशा अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करना है। स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं आपके पास एक कांस्टेंट आता है। इस केस में जो कांस्टेंट आता है वो आता है K। स्टूडेंट्स, ये जो K है बेसिकली ये K कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये K कहलाता है स्टूडेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, अगर मैं इस स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करूं, यहाँ से K की वैल्यू निकाल लूँ तो वो बेसिकली K की वैल्यू इक्वल आती है मेरे पास K इज इक्वल टू -F/x। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट K। स्टूडेंट्स, जब हम K की बात करते हैं तो याद रखें हमारे पास दो तरह के स्प्रिंग होते हैं। एक होता है स्टिफ स्प्रिंग स्टूडेंट्स और दूसरा होता है सॉफ्ट स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, सॉफ्ट स्प्रिंग बेसिकली हम कहते हैं वो स्प्रिंग जिसमें बहुत ज़्यादा लचक होती है हमारे पास, जो मुलायम होता है, और वो स्प्रिंग जिसमें लचक नहीं होती है, जो मुलायम नहीं होता है, बेसिकली हम उस स्प्रिंग को कहते हैं स्टिफ स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, याद रखें K की वैल्यू स्टिफ स्प्रिंग के लिए ज़्यादा होती है और K की वैल्यू सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए हमेशा कम होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज़ पे कंसिडर करें तो जब आप इस चीज़ पे कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, आप सबको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जब भी हमारे पास कोई बॉडी मूव कर रही हो तो वहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल होता है ma के। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इक्वेशन को नाम दूँ इक्वेशन नंबर 1 का, तो अगर और इस F इज इक्वल टू ma को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ, पुट
F इज इक्वल टू एम ए इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये मेरे पास आ जाएगी एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर मैं यहाँ से ए निकालूँ तो माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, ये मेरे पास रिलेशन आ गया है एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इस सारे आर्टिकल में एक चीज़ पे गौर करें और वो ये थी कि मैंने इन तीनों डायग्राम्स में जो स्प्रिंग इस्तेमाल किया है वो एक स्प्रिंग इस्तेमाल किया है, यानी कि स्प्रिंग मेरे पास तीनों डायग्राम्स में कांस्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो मैस भी मेरे पास कांस्टेंट है जो हमने चेंज नहीं किया है। तो अगर मैं इस रिलेशन पे देखूं तो इस रिलेशन में k ओवर m मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यूज़ है। तो इसका ये मतलब हुआ कि a मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया माइनस x के। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि मैं बॉडी को जिस भी डायरेक्शन में मूव करवाऊँ वो बॉडी उस सीमत में एक्सेलरेशन को गेन करेगी, और स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन को जब गेन करेगी तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगी, लेकिन वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा एक्ट करेगा ऑपोजिट सिमत में, यानी कि अपनी मेन पोजीशन की तरफ। तो अगर आप याद करें जब मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बताई थी तो वहाँ पे मैंने आपको वाज़ेह तौर पर ये चीज़ बताई थी कि बॉडी हमेशा एक्ट करती है अपनी मेन पोजीशन की तरफ। और यहाँ पे स्टूडेंट्स नेगेटिव सिंबल बिल्कुल इसी चीज़ को शो कर रहा है कि आप जहाँ पे जिस मर्जी डायरेक्शन में फोर्स लगा दें, अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो ऑब्वियस सी बात है उसने अपनी मेन पोजीशन पे वापस हर हाल में आना है। नाउ स्टूडेंट्स एक बात जो मज़ीद हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पे थे तो हम इस बॉडी पर लगने वाली टोटल फोर्स किसके इक्वल थी? 0 के। मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की और बॉडी आ गई एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ। जब मैंने बॉडी को रिलीज किया तो बॉडी अपनी मेन पोजीशन ओ की तरफ जाएगी, लेकिन ओ पे वो बॉडी रुकेगी नहीं, बल्कि वो ओ से कहाँ पे आ जाएगी? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ आई है तब भी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ है, और जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ आई है तब भी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो उसकी मेन पोजीशन की तरफ है। और यही हमारे आज के आर्टिकल का एक मेन थीम है कि बॉडी ने अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ज़रूर हरकत करनी है। स्टूडेंट्स एक बात जो मैं यहाँ इस आर्टिकल से मज़ीद आपको समझाना चाह रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स। देखें स्टूडेंट्स, बॉडी यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में थी, जब मैंने बॉडी यहाँ से मैंने मूव करवाई, जब मैंने बॉडी को एक्सटेंशन दी, उसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, तो बेसिकली मैंने इस बॉडी में एक फोर्स ऐड की है अपनी तरफ से, और बेसिकली उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को पुश करती है या पुल करती है अपनी मेन पोजीशन से, उसको हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। मैंने इसको पुल किया इसकी मेन पोजीशन से, मैंने इसमें जितनी फोर्स लगाई है वो इसके अंदर मौजूद है। जब मैंने बॉडी को यहाँ पे रिलीज किया है तो वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगी। स्टूडेंट्स वो ये वाला मैस, ये बॉडी अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द तब तक वाइब्रेट करेगी जब तक जो फोर्स मैंने इसको दी है वो फोर्स 0 नहीं हो जाएगी। स्टूडेंट्स जैसे ही जो फोर्स हमने इसमें अप्लाई किया है विच इज़ रिस्टोरिंग फोर्स, वो 0 के इक्वल हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स बॉडी अगेन कहाँ पे आएगी? अपनी मेन पोजीशन की तरफ, और वो मेन पोजीशन पे आके दोबारा से स्टॉप कर जाएगी, यानी कि बॉडी अगेन से उसी पोजीशन में वापस आ गई है जिस पोजीशन से बॉडी ने स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, हमने ये चीज़ प्रूव की है कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रही है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स अब एक चीज़ जो यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे वो ये कि इसमें एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स जब हम एनर्जी का जिक्र करते हैं तो अगर आप अपनी बुक में भी कंसिडर करेंगे, ये डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए पे आती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। अगेन स्टूडेंट्स जब हम बॉडी को यहाँ से रिलीज करेंगे तो बॉडी जाएगी अपनी मेन पोजीशन ओ की तरफ,
तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। अब स्टूडेंट्स, इनर्शिया की वजह से आप सब जानते हैं कि जब बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए से ओ की तरफ जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब वो स्पीड बढ़ती है तो इनर्शिया की वजह से बॉडी अपनी मेन पोजीशन ओ पे स्टॉप नहीं करती है, बल्कि वो कहाँ पे चले जाती है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ। अगेन स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। स्टूडेंट्स, ये अमल तब तक जारी रहता है जब तक हमने जो बॉडी पे फोर्स अप्लाई की है रिस्टोरिंग फोर्स की शक्ल में, वो सारी की सारी ख़त्म नहीं हो जाती और बॉडी अगेन से कहाँ पे आ जाती है, अपनी मेन पोजीशन ओ की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग की बात करें तो वो इक्वल होता है 2 पाई अंडर m ओवर k। आप सब जानते हैं यहाँ पे m क्या है, बेसिकली यहाँ पे m इक्वल है मास के, k इक्वल है स्प्रिंग कांस्टेंट के, एंड 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी मदद से हम यहाँ पे t की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे आर्टिकल में हमने बहुत थॉरली डिस्कस किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, और स्टूडेंट्स हमने इस आर्टिकल में हमने ये बात प्रूव की कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन जो फोर्स है वो हमेशा कहाँ पे होती है, टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। ठीक है, और स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आप सबको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।